इंक्वायरी बेस्ड थिंकिंग करते हैं। दुनिया में जिन बच्चों में इंक्वायरी की डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एनालिटिकल थिंकिंग दिमाग उनका नहीं चल रहा, वो नहीं कर पाते। आप सबको पता होना चाहिए कि पीसा के टेस्ट में हम लोग 2009 में 74 में 72 आए थे, सेकंड लास्ट। हमारा देश सबसे बुरी स्थिति में माना गया पीसा के टेस्टिंग में। और टेस्टिंग क्या कहती है, उसका रिपोर्ट्स है 2009 की। उसके बाद हम लोग हिम्मत ही नहीं पड़ी, बेइज्जती हुई और पार्टिसिपेट ही नहीं की। कितना भी अच्छा आप स्कूल चला रहे हैं, जब आपका असेसमेंट होता तभी पता चलता है। कितना भी बच्चे आपके दो हो, आप माँ बाप के रूप में जब तभी आप सेटिस्फाई होते हैं जब आपके दोनों बच्चे आप जो चाहते थे वो कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है। पीसा की टेस्टिंग में जब हम 72 पे आए, 74 में, पीसा एक इंटरनेशनल एजेंसी है, अगेन OECD कंट्रीज उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, दुनिया में उसकी टेस्टिंग होती है। 2009 में फिनलैंड नंबर 1 था, उसके बाद सिंगापुर नंबर 1 आया, 2018 में चाइना का शंघाई नंबर 1 आ गया है। उन्होंने रिगरस मेहनत की, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुझे अपने लोगों की लर्निंग को इस लेवल पे लेके जाना, नहीं बदलेंगे तो नहीं होगा। एक छोटा सा दुकानदार छोटी सी दुकान से महल खड़ा कर लेता है और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितना स्किल्ड है, कितना अपने को चेंज कर रहा है, फिर वो जंप करके लेकर के जाते हैं। फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स डेवलप करना, बच्चे को कॉम्पिटेंट और सक्षम बनाना, ये नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। उसमें 4 लर्निंग स्किल्स और ये 5 लाइफ स्किल्स हैं। ये 4 और 5, एक तीसरी स्किल्स है जिसको लिटरेसी स्किल्स कहते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन है, मीडिया है, टेक्नोलॉजी है। और ये माना जा रहा है कि जिस बच्चे को इंफॉर्मेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी में आप ट्रेंड नहीं कर रहे हैं, वो 10 साल बाद आपके लिए बेकार होगा। बहुत सारी स्किल्स चली जाएंगी। ये मान के चलिए अपने बच्चों को आपको इस तरह से तैयार करना है कि आने वाले 10 साल बाद ऐसी समस्याएं आपको मिलेंगी, ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेगी जो आज नहीं है। तो अगर वो ट्रेंड होगा तो नई समस्याओं के अकॉर्डिंग वो जिंदा रह लेगा। ठीक है ना। देखिए मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन एक आविष्कार हुआ ना, एक मोबाइल फोन आया, कैमरे चले गए, ठीक है ना। प्रिंटर्स, जीरोक्स, कितनी सारी चीजें खत्म हो गई। एक ट्रॉली बैग आई, 90% पुलिस की जॉब खत्म हो गई। 10 साल बाद ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका बच्चा स्किल्ड और कॉम्पिटेंट होगा, क्रिटिकली थिंकर होगा, एंटिसिपेटर होगा, तो अपनी दुनिया में आके बेहतर जी जाएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। इंफॉर्मेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इसको लिटरेसी स्किल कहते हैं। ये अगर आप अपने स्कूल्स में इनकलकेट नहीं कर रहे हैं, अपने करिकुलम सिलेबस में नहीं, तो आपका स्कूल पीछे चला जाएगा। हम लोगों ने क्लास 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च कर दिया, ब्लॉकचेन लॉन्च कर दी, AI लॉन्च कर दिया। 6 क्योंकि ये जरूरत है बच्चों को उसको सीखने की। डिजाइन थिंकिंग कोर्स लॉन्च कर दिया, AI, डिजाइन थिंकिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें लेकर के आना शुरू कर दी। बच्चे ऐप बना रहे हैं, डेवलप कर। ये उम्र है जब आप सिखाएंगे ना तो पीछे चला जाएगा बच्चा, बहुत पीछे चला जाएगा। डियर प्रिंसिपल्स, मैं लास्ट 30-40 मिनट से जिस एक चीज पर थ्रस्ट दे रहा हूं, सब रिवाइज करता हूं टीचर की तरह, जो मैंने इतनी देर से रटाने का या समझाने का प्रयास किया, कन्विंस करने का प्रयास किया आपको, या एक्सपीरियंस देने का प्रयास किया आपको। जो भी पेडागॉजी मेरी थी उसके थ्रू यही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस पर आज डिस्कशन करना था, उसका एम है बच्चों को स्किल्ड और कॉम्पिटेंट बनाना। और स्किल्ड और कॉम्पिटेंसी की डेफिनेशन 21st सेंचुरी स्किल के रूप में दी गई है। उस 21st सेंचुरी स्किल में 4 लर्निंग स्किल्स हैं, 5 लाइफ स्किल्स हैं, 3 लिटरेसी स्किल्स हैं। ये जो स्किल्स हैं ये क्लासरूम ट्रांजैक्शन के थ्रू ही डेवलप होंगी, अलग से नहीं होंगी। उसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो
वही जो विषय बच्चा पढ़ रहा है उसी के थ्रू डेवलप होंगे, अलग से नहीं। उन्हीं 6 घंटों में, 5 घंटों में, स्पोर्ट फील्ड में, ड्रामा में, स्टोरी में, मैदान में, घर में, लैब में, क्लासरूम में, वही विषय पढ़ाते पढ़ाते इनको आपको डेवलप करना है। आउटकम यही निकलना है। जब आप खाना खाते हो तो आपका उद्देश्य दाल चावल रोटी सब्जी खाना नहीं होता है, आपका उद्देश्य टेस्ट होता है, पेट भरना होता है, आपका उद्देश्य होता है सेटिस्फैक्शन लेना, और अंदर जा करके जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो किसी और तीसरी चीज में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे एजुकेशन के 5 विषय हैं, इन 5 और डिफरेंट तरीके की लर्निंग थी, नोट्स बनते थे, क्लासरूम लेते थे, रखते भी थे, सीखते भी थे, प्रैक्टिस करते थे, अच्छे नंबर मिले, बहुत अच्छे नंबर। और मेरा सिलेक्शन जेएनयू में हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। एंट्रेंस था पूरे कंट्री से, नेशनल कई हजार बच्चों ने टेस्ट दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 14 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 14-15 ही लिए जाते हैं एक बैच में जेएनयू में। तो 10,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, मैं टॉप 14 में आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, अपनी मेहनत से हो गया। क्वेश्चन पेपर जरूर अलग था लेकिन मैं पास कर गया और मैं जेएनयू पहुंच गया 95 में। और हम 14 बच्चों पर 8 प्रोफेसर थे, 8 प्रोफेसर थे 14 बच्चों पे जो पढ़ाते थे, ट्रेन करते थे। तो जेएनयू के बारे में सुना था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास की है, रिसर्च ओरिएंटेड है। तो हमारे एक प्रोफेसर ने 3 दिन तक 3 डेज तक क्लास ली। हम प्रोसेस करिकुलम की बात करने जा रहे हैं आपसे, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं आपको समझने के लिए प्रैक्टिकली। 3 डेज तक हमारी क्लास हुई। 4th डे अचानक वो प्रोफेसर आए, हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग अपनी कॉपी किताब पेन लेकर वैसे जैसे इलाहाबाद में पढ़ते थे। 4th डे उस टीचर ने बोला आज हम टेस्ट लेंगे। तो हम लोग परेशान हो गए कि टेस्ट तो बता के लिया जाता है जिससे हम तैयारी कर लें, रट लें, पढ़ लें, याद कर लें, अचानक टेस्ट लेंगे। हमने 3 दिन में क्या सीखा? दैट वाज सरप्राइज टेस्ट, अभी भी होता है, वो बता के नहीं दिया जाता। ये करिकुलम चेंज है। सरप्राइज टेस्ट टीचर ने लिया, बोला आप अपने पन्ने जो कॉपी है उसी में से 4 पन्ने निकाल लो, प्रश्न उन्होंने दिया और उत्तर हम सब ने लिखा। ठीक है, हमने भी लिखा। उसी समय उसका इवैल्यूएशन हो गया और मार्क्स मिल गए। और मुझे मेरे उस प्रोफेसर ने सी ग्रेड दिया, 30% मार्क्स, जिसको कहते हैं फेल कर दिया। और मैंने वही आंसर लिखा था जो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में लिखता था। दैट वाज द बेस्ट आंसर। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं उस दिन उससे बेहतर उत्तर नहीं लिख सकता था जिसपे मेरे प्रोफेसर ने मुझे फेल कर दिया था। 2005 की बात है, 95 की। भाई इसको थोड़ा सा 10 मिनट आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। मैंने अपने प्रोफेसर से डिस्कस किया कि सर मैंने तो बेस्ट लिखा है, आपने क्यों सी दे दिया? बोले आपने जो लिखा वही दिया। मुझे अभी भी उनका आंसर याद है, आपने जो लिखा वही दिया। मैंने कहा सर मैं फाइट किया, नाराज हुआ, गुस्सा हुआ। मैंने कहा इससे बेहतर आप बता दीजिए हम क्या लिख सकते हैं, इससे बेटर क्या लिख सकते हैं? मालूम है क्या बोला उन्होंने? व्हाट्स योर्स, इसमें तुम्हारा क्या है? अभी भी उनका वो जवाब दिमाग को एकदम चार्ज कर देता है। What's yours? तुम्हारा क्या है? तुमने तो जो 4 पेज लिखा, जो किताबों में लिखा, लिख दिया याद करके। जो पढ़ा गया है, जो आपने पढ़ा, लिख दिया। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अपना कंक्लूजन क्या है? तुम्हारी अपनी थीम क्या है? अपना निष्कर्ष क्या है? उस दिन फर्स्ट डे किसी टीचर ने, प्रोफेसर ने दिमाग को जगाया था कि आपको अपना भी कुछ करना है। दैट वाज द क्रिएटिविटी, दैट वाज द इनोवेशन, दैट वाज द कोलैबोरेशन। आपका अपना कंक्लूजन, अपनी इंक्वायरी। आप 10 चीज पढ़ो लेकिन अपना एक नया लॉन्च कर दो, अदरवाइज तो आप क्लर्क लेवल पे रह जाएंगे। एंड देन 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग थी हम लोगों की। सेमेस्टर सिस्टम था, 4 महीने का सेमेस्टर होता है। 4 सेमेस्टर में हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए।
उस सेमेस्टर में 4 स्टेप फॉलो होते थे। पहला सरप्राइज टेस्ट 10%, जिसमें मुझे सी ग्रेड मिला। बिकॉज ऑफ दैट मेरे पूरे उस सेमेस्टर की ग्रेडिंग डाउन हो गई थी। फिर चेंज किया हम लोगों ने वे ऑफ थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिस्ट, सब कुछ चेंज किया। देन 20 मार्क्स का टर्म पेपर होता था, 20% का सेमिनार पेपर होता था, 50% पे हमारा कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चेक हो जाता था। 20% सेमिनार पेपर में अगेन एक टॉपिक मिल गया, उस टॉपिक पर हम लोगों को समय मिलता था कि आप चाहिए लाइब्रेरी चाहिए, 10 किताबें पढ़िए, रटिए, लिखिए, जो मर्जी, अब आपको सेमिनार पेपर लिखना है। तो पहले तो बहुत खुश हुए, वाह इसमें तो नकल करने को मिल जाएगा। 10 पेज लिखना है, सेमिनार 20% वैल्यू का, 20% बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जैसे आपके पास इंटरनल असेसमेंट है, आप इंटरनल असेसमेंट कुछ भी दे दीजिए बच्चों, करें ना करें आपकी मर्जी, आप 20 दे दीजिए क्योंकि आपके मार्कशीट में आएगा, भले प्रोसेस पूरी हुई कि नहीं। बट वो जो सेमिनार पेपर था, आपको दुनिया की सारी चीजें पढ़ के जैसे भी लिखना था उसको प्रेजेंट करना होता है। तो 14 बच्चे और 8 प्रोफेसर के सामने आपको ऐसे ही खड़े होकर के अपने 10 पेज के सेमिनार पेपर को प्रेजेंट करना होता था। और आप इमेजिन करिए, ऑल 14 हमारे जो बैचमेट्स थे वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, पूरा ऑपरेशन कर देते थे, धज्जी उड़ा देते थे उस 10 पेज की। और अगली बार मेरा नंबर आता था, नमा बैठता था, वो यहां से बोल रहा था, उसकी करते थे। एंड देन प्रोफेसर्स क्रॉस करते थे, एंड देन मॉडरेशन होता था, और फिर रिवाइज करते थे, फिर सबमिट करते थे। नकल गई, टीपना गया, किसी और से पूछना गया, आपको अपनी मेहनत करनी, अपना रिसर्च करना, देन वो प्रस्तुत होता था। उसमें कम्युनिकेशन स्किल, आप सोचिए, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, आपका कोलैबोरेटिवनेस, 14 लोग सजेशन देके फिर रिवाइज करें, दैट इज द कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। पहले से प्लान करना होता था 20 क्वेश्चन कौन से पूछ सकते हैं जिसका आंसर देना है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी चीजें डेवलप हो जाती थी। वो करिकुलम है। तो उन्होंने एक करिकुलम बनाया है जिसके कारण उनकी लर्निंग बदल गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि करिकुलम चेंज, मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे, आप प्रिंसिपल और टीचर को छोटे छोटे करिकुलम चेंजेस करने पड़ेंगे 1 to 9, 11 तक, जिससे आप अपनी लर्निंग को रोट लर्निंग से चेंज कर सके और कॉम्पिटेंसी और स्किल परसेप्ट कर सके। दूसरा चेंज है पेडागोजिकल रिफॉर्म। पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाने का तरीका। दैट इज द सेकंड थिंग। आप पेडागोजिकल रिफॉर्म कैसे करते हैं अपने स्कूल में, जिसका मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूं। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी जो बेस्ट पेडागोजी दुनिया में मानी जाती है एक्सपीरियंशियल है, अनुभवात्मक, जिसमें बच्चा अनुभव करे। अब आपने पढ़ाया 40 मिनट, उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं हुई, पार्टिसिपेटिव लर्निंग नहीं हुई, बच्चा इंगेज ही नहीं हुआ। ये सब तो शिक्षा की दुनिया के शब्द हैं, हम आप ही से सीखे हैं। इंगेजिंग एक्टिविटी, अगर इंगेज नहीं हुआ बच्चा 40 मिनट, पार्टिसिपेट नहीं किया जो टीचर पढ़ा रहा, टू वे नहीं हुआ, इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, लैब्स एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वॉल्व नहीं किया, आपने ब्लूम्स की 5 स्टेप्स पूरी नहीं किया, तो क्लास खराब हो जाएगी। तो पेडागोजिकल चेंजेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर शिफ्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। स्टोरी टेलिंग पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आर्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सब्जेक्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लाइफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो जो नई पेडागोजी आप दुनिया में चल रही है वो इंटीग्रेशन की चल रही है, कि जब आप बायो पढ़ा रहे हो तो उसमें सारे सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो रहे हैं। जब आप किसी भी चीज को, बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें स्टोरी, स्पोर्ट्स, सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो दूसरा रिफॉर्म पेडागोजिकल है। थर्ड एंड लास्ट रिफॉर्म असेसमेंट रिफॉर्म। जैसा असेसमेंट करेंगे वैसा ही क्लासरूम में पेडागोजी और करिकुलम बदल जाएगा। असेसमेंट रिफॉर्म कुछ हमारी जिम्मेदारी है 10th और 12th के बोर्ड को रिफॉर्म करने की, और कुछ आपकी जिम्मेदारी 1 to 9th एंड 11th की। आप कैसे असेस करते हैं, सिर्फ एक टेस्ट। और कहा जा रहा है कि असेसमेंट को मल्टी मोड में शिफ्ट करिए, मल्टी मोड में शिफ्ट करिए। पीयर असेसमेंट कराइए, पेरेंट्स असेसमेंट कराइए, टीचर असेसमेंट कराइए, टेस्ट भी आप ले लीजिए, मल्टी मोड असेसमेंट रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लीजिए, मल्टी मोड असेसमेंट।
360 डिग्री असेस करिए। सिर्फ अगर आप सिर्फ किताबों की नॉलेज को टेस्ट करेंगे तो फर्स्ट लेवल वाला बंदा भी 100 में 100 ले लेगा। ये उन बच्चों के लिए अनुचित होगा जिनका एटीट्यूड, जिनका बिहेवियर, जिनके कोलैबोरेशन स्किल, जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग, जिनका इनोवेटिवनेस, जिनकी रिसर्च बेटर है। आपको असेसमेंट प्रैक्टिसेस चेंज करना होगा। मैं फिर अगर समराइज करूं अपनी बात को तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य कॉम्पिटेंसी और स्किल बेस्ड लर्निंग है। कॉम्पिटेंसी और स्किल बेस्ड लर्निंग हमने डिफाइन कर दिया, दैट इज 21st सेंचुरी स्किल्स। उसको डेवलप करने के लिए थोड़ी पेडागोजी बदलिए, थोड़ा करिकुलम बदलिए, थोड़ा असेसमेंट बदलिए, और ये प्रोसेस तब पूरी होगी जब एज ए प्रिंसिपल आप अपने को ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे, मानेंगे। इसमें से जितने भी प्रिंसिपल हैं सबसे पहले वो कन्विंस तो हो कि हाँ मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले तैयार तो हो, हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है। उसको जज करने का तरीका आउटकम टेस्ट करिए, खुद मत चेक करिए। आप थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए, आप बुलाइए, बाहर से बुलाइए, थर्ड पार्टी ऑडिट करें कि आपके स्कूल की लर्निंग कितनी है, आपके स्कूल का ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है। थर्ड पार्टी कराइए, आपको पता चल जाएगा। किसी भी दूसरे प्रिंसिपल्स को कॉल कर लीजिए, बेस्ट टीचर्स को कॉल कर लीजिए, जो आपको रिपोर्ट्स देके जाएंगे कि इन चेंजेस की जरूरत है। तो पहली जरूरत है आप प्रिंसिपल्स को अपने को अपग्रेड करने की, ट्रेन करने की, रीड करने की, कन्विंस होने की। पहले आपको तैयार, बहुत मुश्किल होता है, एक पर्टिकुलर एज के बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। सिगरेट पीने वाले से कह दीजिए सिगरेट पीना छोड़ दे, बहुत मुश्किल होता है। आपकी एक आदत पड़ गई झूठ बोलने की, झूठ बोलना छोड़ दे, बहुत मुश्किल होता है। चोरी करने की आदत पड़ गई, चोरी करना छोड़ दे, बहुत मुश्किल होता है। इस एज में, इस समय अपने को चेंज करना टफ है, उसके लिए विल पावर लानी पड़ती है। नहीं बदलेंगे तो बड़ा नुकसान करेंगे। तो शिक्षा नीति ये कह रही है कि प्रिंसिपल्स अपने को पेडागोजिकल लेवल ग्रुप में ट्रेन करें। पेडागोजी आप समझिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस का अध्ययन करिए, एनईपी, एनसीएफ, इन चीजों को रीड करिए, प्रैक्टिस में ले आइए, अपनी ट्रेनिंग कराइए, ऑनलाइन ट्रेनिंग करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग अवेलेबल है। ऑनलाइन ट्रेनिंग करिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग करिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए, पैसे इन्वेस्ट करिए ट्रेनिंग में। वो आपका डेवलपमेंट है, मत सोचिए मैनेजमेंट ही कराएगा, कराएगा बहुत अच्छा। खुद भी इन्वेस्ट करिए, वो आपके लिए। ज्वेलरी खरीदने में पैसे लगा देंगे, चाट खाने में पैसे लगा देंगे, डिनर करने में पैसे लगा देंगे। अरे एक महीने मत करिए किसी होटल में डिनर, 3000 बच जाएगा, आप अपने को अपग्रेड कर लीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि मैनेजमेंट ही करता रहेगा। वो आपकी पर्सनालिटी, आपको ग्रूम करेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप अपग्रेडेड होंगे, ट्रेंड होंगे, आप चीजें समझेंगे, आप अपने परिवार को, बच्चों को, सोसाइटी को, समाज को बेटर कर सकेंगे। स्कूल का फायदा तो बाद में होगा। तो पहली जरूरत है प्रिंसिपल्स अपने को ट्रेंड करें, अपग्रेड करें, रीड करें, अवेयर करें। दूसरी जरूरत है आप अपने टीचर्स को वो चीजें फिर कराएं जिसकी जरूरत है, डिस्कस कराएं, उनको भी उसी प्रोसेस में लेकर के चले। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मौका दे टीचर को, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा भी होता है कि बहुत बार कॉम्पिटेंसी होती ही नहीं, इट में भी कोई टीचर के लिए नहीं बना हो, इट में भी कोई प्रिंसिपल के लिए नहीं बना हो, निकाल के बाहर कर दीजिए। क्योंकि एक टीचर हजारों बच्चों की किस्मत खराब करेगा, अनट्रेंड कर देगा। एक हिस्ट्री टीचर आ गया और 10 वर्षों तक अगर वो पीजीटी हिस्ट्री और उसको हिस्ट्री पढ़ाना नहीं आता, हिस्ट्री के प्रति बच्चे हेट करने लगेंगे। एक खराब टीचर आपने लैंग्वेज का ले लिया और उसको लैंग्वेज पढ़ानी नहीं आती, कम्युनिकेट करना नहीं आता, सेंसिटिविटी पढ़ाना नहीं आता, उसके अंदर स्किल्स पेडागोजी नहीं है, वो 10 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रति बच्चों को चौपट कर देगा। बच्चे कुछ बेचारे मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी, निकाल के बाहर कर दीजिए, नए को ले आएंगे। अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करिए, ट्रेन करिए, उसको मौका दीजिए, नहीं कर पा रहा तो दूसरे को ले आइए। तो मैं अंतिम रिक्वेस्ट आप पार्टिसिपेंट्स यही कहूंगा, जो हमने डिस्कस किया, अगर इसमें से कुछ आउटकम आपको मिले तो अपने यहां जाके इसको इम्प्लीमेंट करिए, प्रयोग करिए, प्रयास करिए, आप सफल होंगे। कुछ चीजें दिमाग से निकल जाएंगी, इसलिए जाके रीड करिए एनईपी को, एनसीएफ को, पेडागोजी को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहां शुरू करिए। तीसरा, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग, अपग्रेडेशन अपने स्कूल्स में करिए, चेंजेस करिए। चौथा, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन शुरू करिए, बैठिए क्लासरूम में कि आपके टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, उनकी पेडागोजी कैसी है, उनका ट्रांजैक्शन कैसा है, उनका असेसमेंट कैसा है, उनका बच्चों से जो डिस्कशन हुआ है वह वो कर पाए कि नहीं। आप क्लासरूम में बैठेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। पीटीएम तो साल में 1 बार होती, 2 बार होती, उसमें पेरेंट्स कुछ नहीं बताते, तो आप रिजल्ट शेयर करते हैं।
रेगुलर पेरेंट्स इंटरेक्शन शुरू करिए, ग्रुप्स बनाइए, वीकली, बाई मंथली, मंथली, लगातार पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए। पेरेंटिंग नहीं होगी तो आधी स्कूल आधा घर खराब हो जाएगा। आप यहाँ सिखाएंगे सत्य बोलो, घर में पिताजी कहेंगे पता तो घर में, यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप यहाँ सिखाएंगे ये करना और घर में नहीं होगा, छोड़ो ना। तो पेरेंट्स को इंगेज करिए, उनको बताइए कि पढ़ाने का कार्य सिर्फ हमारा नहीं आपका है, आपका ज्यादा है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ज्यादा रोल है, एटीट्यूड में, बिहेवियर में। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं उनकी ट्रेनिंग करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैंने भी किया, मैं भी प्रिंसिपल रहा हूं, मैंने भी बोर्डिंग स्कूल में मैं 3.5 साल लीड किया, इन सारे चेंजेस को ले आया। आप प्रयास करेंगे तब कर पाएंगे। पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, ज्यादातर लोग नहीं करते, उनको ग्रुप बनाइए, उनको ले आइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, घर तक पहुंचिए, घर तक पहुंच करके देखिए बच्चे खराब हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बुली करते हैं, मारपीट करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, कैसे बनेगा जब तक वो अपनी प्रोसेस नहीं चेंज करे। आप जब कन्विंस करेंगे तो बदलेंगे। बच्चों को टाइम नहीं देते, बच्चों के साथ शेयर नहीं करते एक्सपीरियंस, डिक्टेटरशिप होती है घर में। उनको लगता है मेरे बच्चे को आप पढ़ा दो, टॉप करा दो, IIT निकाल दो, नौकरी मिल जाए, बस खत्म। ये तब होगा ना जब घर की प्रोसेस चेंज होगी। तो पेरेंटिंग को इन्वॉल्व करिए, पेरेंट्स को ट्रेन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स है, पम्पलेट्स है, मीडिया है, इस छोटी छोटी स्टोरीज उन तक भेजिए, फिल्म भेजिए, दिखाइए, बात करिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि वो रियल टीचर है। आधी दुनिया बच्चों की वही है। ये छोटे छोटे स्टेप हैं जिनको आप चेंज करिए। टीचर्स के क्लासरूम में पीछे बैठिए और देखिए कि उसका वर्बल रिइंफोर्समेंट कैसा है, कोरिलेशन विद प्रैक्टिकल लाइफ कैसा है उसका। वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, वो मोनोटोनस एटमॉस्फेयर को कैसे ब्रेक करती है। 8 घंटे बच्चे रोज बैठते हैं, आप बैठ सकते हैं क्या? हिंदी, फिर अंग्रेजी, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर समाज विज्ञान, फिर हिस्ट्री, लाइन लगी रहती सवेरे 7 से लेकर के 1:30 बजे तक, 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट चलता रहता है। 10 मिनट बीच में ब्रेक मिला, टॉयलेट जाने का बच्चों को जेल हो जाती है। अगर वो टीचर जो है उस मोनोटोनस एटमॉस्फेयर को ब्रेक नहीं करता, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करता, ह्यूमर नहीं क्रिएट करता क्लासरूम में, इंगेजिंग एक्टिविटीज नहीं कराता, प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं करता, आउटकम बेस्ड लर्निंग नहीं करता, तो क्लासरूम बेकार है, बोरियत हो जाती है। तो चलिए ठीक है, पढ़ाते रहिए, और बच्चे तो रट पढ़ करके 100 में 100 ले ही लेंगे, कुछ लेंगे कुछ नहीं लेंगे, ज्यादातर यही होता है। चेंज इट। आप प्रिंसिपल्स इसको चेंज कर सकते हैं, आप टीचर्स चेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग, जब आप टीचर्स के साथ बात करेंगे, उसकी क्लासरूम में बैठेंगे, उसको अवेयर करेंगे, ट्रेंड करेंगे, कन्विंस करेंगे, तो बदल जाएगा, अपने बदल जाएगा। सब बदलते हैं, सारे बदलते हैं भाई। अंगुली मार बदल गया, अंगुली मार बदल गया, कौन नहीं बदलता? जो नहीं बदलेगा, जो रिजिड होगा, जो हम्बल नहीं होगा, जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो दुनिया में पीछे चला जाएगा। जो अपने को बदलेगा टॉप पे चला जाएगा। हर कोई अपने को बदल के पहुंच जाता है, टॉप पर जाता है, तभी वो आगे बढ़ता है। तो आपकी जिम्मेदारी है छोटे छोटे प्रयोग करना, जिसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट तो मैंने डिस्कस कर लिया, आउटकम क्या निकलना डिस्कस कर, लेकिन कैसे करेंगे वो यही है कि क्लासरूम की पेडागॉजी बदलो, असेसमेंट बदलो, करिकुलम बदलो, इन्वॉल्व हो, बैठो, बात करो, बच्चों के साथ देखिए, इंटरेक्ट करिए, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी को चेक करिए, उनको इंटरेस्ट किसमें आ रहा है उसको देखिए। अच्छा, पढ़ाने का एक तरीका नहीं हो सकता, वो तो समय गया जब एक तरीके से पढ़ाइए और 40 सीखेंगे। आपको 40 तरीके अपनाने पड़ेंगे, तो चाहिए 40 मुंह तो हो नहीं सकते टीचर के। तो इसके लिए टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस को चेंज करने की हम हिमायत करते हैं। जब आप एक्टिविटीज में आएंगे, प्रोजेक्ट्स में आएंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में आएंगे, इंगेज करने वाली एक्टिविटी उसमें लर्निंग में आएंगे, तो आपके टीचर की प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बच्चा अपने आप इनोवेट और रिसर्च करेगा। मेरा छोटा बेटा 1 साल पहले अभी US गया, मैनेजमेंट का कोर्स करने गया। उसको 3 महीने बहुत प्रॉब्लम हुई, वो छोड़ के वापस आना चाह रहा था, 1 साल पुरानी बात है। तो 3 मंथ तक उसको बहुत सर्वाइवल की क्राइसिस हुई, वो छोड़ करके इंडिया आना चाहता था, तो वो नहीं समझ पा रहा था। हमको यहाँ से 2 ट्यूटर लगाने पड़े ऑनलाइन,
फिर भी प्रॉब्लम हुई, बट आफ्टर 3 मंथ उसने चेंज किया अपने को 3-4 महीने के बाद उसने जब बात की, बड़ी अच्छी बात की और वो सही बात है आपसे बताना, बोला पापा आपके सीबीएसई स्कूल में तो टीचर उत्तर बता देते हैं, यहाँ बताते ही नहीं है, प्रश्न बोलते हैं। तो उसको प्रॉब्लम यही हो रही थी, कह रहा था कि वहां मदद नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी हेल्प कर देंगे, पहले जब तो करो, पहले ट्राई तो करो, पहले प्रयास तो करो, ढूंढो तो, रिसर्च तो करो, इनोवेट तो करो। बोला आपके यहाँ पूरी सीबीएसई की लर्निंग में जो मैंने 10th और 12th पास किया है, वहां तो आंसर बता देते हैं, ये प्रश्न है और ये उत्तर है, लिख लो, याद कर लो, उत्तर लिख लो, मिल जाए। बोला यहाँ तो खोज करने के लिए कहते हैं, रिसर्च करने के लिए कहते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन। क्या बात, आप इतनी दूर से आई इस सेमिनार, थैंक यू आने के लिए, गुड। I am a CBSE master trainer. तो आप आई हैं अयोध्या घूम के भी जाइए। जी सर, in fact my directors are also with me. Oh, very nice, great, बहुत अच्छा। ऐसे कि भगवान राम की धरती है और माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनसे जैसा कोई बना नहीं, ऐसा हमारे संस्कृति में कहा जाता है, जो उनका त्याग एज ए ब्रदर, एज ए किंग, एज ए सन, तो उस परंपरा की चीजों को देख के जाइएगा। Yes, sir. जी बताइए। Sir, my question is pertaining to EBSB, Ek Bharat Shrestha Bharat, an art integrated learning project. The pairing of states has been done. I only wish to know whether this pairing of states will continue further or will the pairing of states be revised? Maybe revised. रिवाइज करना ही ऑब्जेक्ट है, बहुत क्लियर है। अगर केरला और उत्तर प्रदेश पेयरिंग हुई, अगले बार भी तो फिर बच्चे सीखेंगे नहीं। Let next time मणिपुर सीखें। Exactly. Our children have really enjoyed. Yes, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। I appreciate this project and I am extremely grateful to you and Jain. Very nice. आगे भी चेंज हो गई। Thank you very much. देखो आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं कहूँगा हर बच्चे को एक प्रश्न पूछना है। Sir, my name is Rahul Ishwar. First of all, thank you for the wonderful address. It was very comprehensive. We both are from Lifeology. We are a Guinness World Record bringing career guidance system. So my question is, we also did a program with CBSE, National Guidance System. So my question is, many of the foreign nations, especially the Western nations, have incorporated scientific guidance inside their curriculum as a part of the school system, psychometrics, guidance. So is CBSE or Indian government also thinking on the same line, how to identify their skills and guide the students? कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, सबसे पहले तो एज ए फॉर्मल बोर्ड अगर देखें तो हम लोगों ने ये कंपल्सरी किया है कि एक काउंसलर आपके स्कूल में होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे स्कूलों में वो नहीं हो पा रहा है, अवेलेबल नहीं है, बट होना चाहिए। काउंसलर एक है, आप कंपल्सरी है, नंबर 1। नंबर 2, कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो 9th 8th से शुरू होता है। बहुत सारे कंट्रीज इस काम को 50 वर्षों से कर रहे हैं। 8th में टच कर लेते हैं, टाइप कर, लाइक जर्मनी 8th में ही टच कर लेते हैं कि किस तरह की कोर कॉम्पिटेंसीज है और उस लाइन में उसको गाइड कर देते हैं बहुत सारे बच्चों। इसलिए मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करता हूँ आपके पास, मैं नाम भूल रहा हूँ। वो रिपोर्ट ये कहती है कि हमारे कंट्री में 75% बच्चे उस कैरियर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। 75% मींस इंजीनियर बन गए, लेकिन इंजीनियर की जगह अगर वो ऑफिसर बनते तो बेटर काम करते। डॉक्टर बन गए, लेकिन डॉक्टर की जगह अगर वो बिजनेस में जाते तो बेटर काम करते। इसका सीधा सा मतलब है 75% बच्चे या जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। सिंगिंग वाले को क्रिकेट खिला दो, क्रिकेट वाले को टीचर बना दो, टीचर को बिजनेस करा दो, बिजनेस वाले को। तो इसलिए कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आप स्कूलों को देखना है और करना है। एज ए बोर्ड हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का एक पोर्टल लॉन्च किया। हम लोगों ने यूनिसेफ की मदद से किया इस चीज को। बहुत अच्छा पोर्टल रहा है जिसमें 1200 कोर्सेज का जिक्र हम लोगों ने किया है। मोर देन 500 स्कॉलरशिप्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे ले सकते हैं, उसकी डिटेलिंग है। कितने तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं
इंडिया एंड फॉरेन उसकी बात की है, वो एक पोर्टल हमारा ऑनलाइन अवेलेबल जिसको हम करियर काउंसलिंग गाइडेंस की बात करते हैं। दूसरा करियर काउंसलिंग गाइडेंस को लेकर के हमने एक मैनुअल निकाला है जो 200-200 समथिंग पेज का बहुत शानदार मैनुअल है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसकी बुकलेट भी हमने निकाली लिमिटेड। ये दूसरी जानकारी आप प्रिंसिपल्स टीचर्स को है कि वो करियर काउंसलिंग गाइडेंस की जो बुकलेट है बहुत बहुत डिटेलिंग फिर अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो 2 साल पुरानी हो गई, बिफोर कोविड थी, फिर अपडेट करना फिर आ जाएगी। बट आपको कुछ नहीं करना है, आप उसका लिंक निकालिए और अपने सारे पेरेंट्स को बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिए और टीचर्स को दे दिए, सम टाइम टीचर डिस्कस कर लिए। दूसरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीसरा, करियर काउंसलिंग गाइडेंस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टेस्टिंग, जो बच्चों की टेस्टिंग करते हैं। तो नॉर्मली प्राइवेट एजेंसीज टेस्ट करती हैं तो 3000, 4000, 2000, 5000 लगता है, कई बार बच्चे नहीं कर पाते। सब स्कूल अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ। तो वो टेस्टिंग हम लोग नहीं डेवलप कर रहे थे, हमने एनसीईआरटी की हेल्प ली है और एनसीईआरटी की सेम एक वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिंग है जिसको हम लोगों ने लिंक दिया हुआ है कि आपके बच्चे उस टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करके अपना आउटकम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली करियर काउंसलिंग गाइडेंस, टेस्टिंग, बच्चा किस लेवल का है, ये 9th to 11th तक अगर बच्चे को पता लग जाता तो सही दिशा में। कई बार बच्चे चेंज करते हैं, बात चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने दोनों बच्चों की टेस्टिंग कराई तो मैं करियर काउंसलिंग गाइडेंस की जो एजेंसीज हैं, जो बिग लोग हैं, उनके पास गया, कांटेक्ट किया, 2 बार 3 बार टेस्टिंग कराई। वो टेस्टिंग मैं भी अपनी करता रहता हूँ। आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको नहीं पता है। आप अपना कोई टेस्ट करिए, टेस्ट 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, आधे घंटे का होता है। 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में सबको कहा जाता है कि चीज करें। तो जब आप अपनी टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। करेज, आपका करेज पे कौन सी कॉम्पिटेंसी में आप पीछे हैं, कौन सी कॉम्पिटेंसी में आप आगे हैं, आप कहां सबसे लास्ट हो सकता है। आप उस टेस्टिंग से आपको पता चले आप लास्ट हैं कोलैबोरेशन, हो सकता है उस टेस्टिंग से पता चले कि आप लास्ट है क्रिएटिविटी में, हो सकता है उस टेस्टिंग से पता चले आप डिक्टेटर हैं। हम मानते हैं तो इसलिए वो टेस्टिंग जरूरत है। जो आपने प्रश्न किया उसका छोटा सा उत्तर यही, हमारा अपना पोर्टल एक है, मैनुअल हमारा बना हुआ है। काउंसलर्स हम स्कूलों में कंपल्सरी करते हैं कि होने चाहिए। टेस्टिंग की बात, चूंकि टेस्टिंग में पैसा लगता तो हम ये नहीं कर सकते कौन किसकी टेस्टिंग ले ले। हम रेकमेंड करते हैं कि बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी टेस्टिंग करा लें, स्कूल जिसको रेकमेंड करे या बच्चे करें। बट एनसीईआरटी का अपना एक टेस्ट है जिसको हम लिंक दिए हुए, जिसको बच्चे जाकर उस टेस्टिंग पे जाके कर सकते हैं। हमारी एक फोन लाइन है, 12 महीने हम चलाते हैं करियर, और जब स्कूल का एग्जाम्स आता है और जब रिजल्ट आता है उन 3-4 महीनों में हम काउंसलर्स बढ़ा देते हैं। तो बैकग्राउंड में मोर देन 100 काउंसलर्स उस पैनल पर है, आपको भी शायद पता हो। उस पर बहुत कॉल आती है, बहुत सारे टीचर को नहीं मालूम, बच्चे कॉल करते हैं। सम टाइम एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आती है, सम टाइम ऐसे भी कॉल आई हैं कि मैंने मैथ का पेपर दिया और मैं फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ऐसा रियल घटना है, और मैं इस नदी की इस जगह पे खड़ी हूँ और मैं अब सुसाइड करने जा रही हूँ। ऐसे भी काउंसलिंग की कॉल्स हमारे पोर्टल पर आती। ऐसे रियल घटना हुई थी, हमारा मैथ का पेपर हुआ था और उसको लड़की को डांट पड़ी होगी, लगा कि अब मेरा फेल हो जाऊंगा, बट उसने कॉल कर दिया, उसको पता होगा जो भी है, उसने मालूम है किस उम्मीद में कॉल किया। हो सकता है हमको मैथ में ज्यादा नंबर मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं बनने जा रही हूँ। एक तो हो सकता है झूठी कॉल, एक सही भी कॉल हो सकती है। दैट वाज द रियल कॉल। मेरी काउंसलर जो थी उसने इंगेज किया उस बच्ची को, 7-8 मिनट बात किया, बैकग्राउंड से उसने सूचना पेरेंट स्कूल के थ्रू पहुंची, बच्ची 10-12 और उसको बताया गया कि भाई अगर आप सबसे पहले तो मान के चलो कि मॉडरेशन, क्योंकि उसको कुछ कई बार हमको ऐसे थेरेपी देनी पड़ी जिससे वो मान ली को फेल नहीं हो, बताना पड़ा। हम मॉडरेशन करते हैं, कम नंबर वाले बच्चों को भी पास कर देते हैं, हम ग्रेस पास देते हैं, हो सकता है 8 नंबर ग्रेस देके भी तुम्हें पास हो जाए। हम उसके बाद कंपार्टमेंट करते हैं, हम अपग्रेडेशन करते हैं। तो मान के चलो ऐसा नहीं होगा, और धीरे धीरे उसको बाहर ले आए। तो हमारी अपनी काउंसलिंग की लाइन भी है जिसमें बच्चों की करियर काउंसलिंग या साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने टच किया, आपका नाम क्या है? राहुल। साइकोमेट्रिशियन मेरे लिए जाना बुझा शब्द इसलिए क्योंकि हम सीबीएसई में साइकोमेट्रिशियन में डायरेक्ट ऑफिसर रिक्रूट करने जा रहे हैं। हमने एक विंग डेवलप की
जिसमें हम 4 ऑफिसर्स लेने जा रहे हैं। डेपुटेशन पे तब तक लेंगे जब तक कि वो उतना हो जाए। जो साइकोमेट्रिक्स की टेस्टिंग के लिए रहेंगे, कैसे हम उन चीजों को कर सकें, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हम लेने जा रहे हैं। तो आपका उत्तर यही, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं बट हमारी अपनी लिमिटेशंस है। बाकी तो प्रिंसिपल और टीचर्स अपने बच्चों के लिए रेडी रहते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा प्रश्न ये है कि मैं पिछले 15 साल से स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल में चला रहा हूँ और साथ में साथी पेडागोजी लीड कर रहा हूँ। सर एजुकेशन सिस्टम की चार जो कोर प्रॉब्लम्स जो मुझे मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, वो फर्स्ट ये है कि देयर इज अ लार्ज मिसमैच बिटवीन मार्क्स वर्सेस नॉलेज। सर आज हमारे स्कूल में अगर किसी बच्चे को 80% मार्क्स आ जाते हैं तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उसे 80% नॉलेज है। लवली हमारे पास वो, क्योंकि मार्किंग पूरा मैकेनिज्म सैम्पलिंग के ड्रिवन है। अगर चैप्टर 2 में हमने 2 क्वेश्चन पूछ लिया और उससे दोनों के राइट आंसर दे दिए तो हमें एज्यूम करना पड़ता है कि उसे चैप्टर नंबर 2 या मल्टीप्लिकेशन पूरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। सर दूसरा जो क्वेश्चन है वो सर कि हमारे स्कूल्स में सर कि हमारे पास रोबोस्ट मैकेनिज्म टू इरेडिकेट रोड लर्निंग, ऐसी कोई रोबोस्ट पेडागोजी नहीं है जहां पर हम ये कह सकें कि बच्चे, एक भी बच्चा हमारे स्कूल में रट नहीं रहा है, रोड नहीं कर रहा है। तो तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफिकेशन में आया है वो कि सर हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं लर्निंग आउटकम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर टीचर 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है एक बच्चे को, तो 10 में से कितना वो समझ पा रहा है उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास। और चौथा सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ और मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट है, मुझे पता है कि 15 स्टूडेंट अलग है और 10 स्टूडेंट अलग है फॉर एग्जांपल, बट जब भी मुझे अगर होमवर्क देना है या जब भी मुझे क्लास में इंस्ट्रक्शन देनी है तो अधिकतर केसेस से मुझे कॉमन देनी पड़ती है फॉर ऑल 30 स्टूडेंट्स टुगेदर। तो सर इन सब चीजों को बेटर करने के लिए आगे इन सब चीजों के लिए सर आज इस सीबीएसई और आप स्कूल को क्या गाइड करना चाहेंगे, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम इन चारों चीजों से निकल जाए? आपका नाम क्या है? सुशील अग्रवाल। सुशील, बैठे। थैंक यू सुशील। देखो सबसे पहले तो मैं जादूगर नहीं हूं कि सारी समस्या का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। अगर इतना आसान होता तो अब तक हो गया होता। इवॉल्विंग चीजें होती, हमेशा इवॉल्व होती रहती है, ठीक है ना। 50 साल पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रोट लर्नर थे, बट उन्होंने इवॉल्व किया। हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं तमाम सारे कारणों से, बट हम भी इवॉल्व करना है, धीरे धीरे करेंगे। नहीं करेंगे तो पीछे रहेंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान कंट्री का यही है कि जब एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, रियल नहीं होगी, तो देश हमारा पीछे रहेगा। अभी भी हमारे कंट्री में 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। बाप रे, 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, विद 1/3 पॉपुलेशन ऑफ हर तीसरा व्यक्ति आगे बढ़ सकता है देश क्या? हो सकता है आप अपने घर में सोने की परत चढ़ा ले, बाहर तो वही सड़क मिलनी, वही जेंट्री, वही फैसिलिटीज, वही डर्टीनेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब तक सारा देश नहीं बढ़ेगा तब तक चीजें नहीं होती, वेरी टफ। उसके लिए एक ही तरीका है, शिक्षा में परिवर्तन किया जाए, शिक्षा से। तो आपका जो उत्तर है यही कहूंगा कि पेडागोजी, करिकुलम और असेसमेंट, इन तीनों को चेंज करने की बात हो रही है। अगर करिकुलम चेंज करेंगे, असेसमेंट चेंज करेंगे, पेडागोजी चेंज करेंगे, तो आपके जो चारों प्रश्न है उसका उत्तर तभी निकलेगा। उन चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस किसको करना है? कुछ तो पॉलिसी मेकर्स को, जो पॉलिसी बना देते हैं, कुछ इंप्लीमेंटर्स लाइक टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर के उनको करना है। इट्स अ टफ टास्क, ठीक है ना। अब अगर एक एक करके आपके प्रश्न का उत्तर हो, नॉलेज और मार्क्स, तो आपने तो नॉलेज को टच किया। हो सकता नॉलेज हो गई और अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो सकता नॉलेज हो गई हो, उसके एनालिटिकल लर्निंग क्रिएटिविटी नहीं हुई हो। तो शिक्षा तो बात करती नॉलेज से क्रिएटिविटी तक, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज भी नहीं होती है, वो भी नहीं मिलती है। ऐसा भी होता है कि पहले स्टेप पर भी नहीं हो पाते लोग। ये डिपेंड करता है, ऐसा होता है। उसके लिए तरीका तो एक ही है कि पेरेंट्स और टीचर्स वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड के लोग इस कार्य को करें। जब तक अच्छे टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, कैपेबल टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे टीचर्स जो फ्लेक्सिबल हों, जो अपने को लगातार बदलने को तैयार हो, आपको नहीं मिलेंगे। जब तक लर्नर्स के रूप में टीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये चीज उतनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। मजा तो तभी आए कि जब टीचिंग फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हो, वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी उनको मिल रही हो, मोटिवेट उनको करें। टीचर कौन बनना चाहता है?
पूरी क्लास में पूछ लीजिए 40 बच्चों से कौन टीचर बनना चाहता है, तो उसको लगता है कि टीचर से तो ज्यादा अच्छा हमको क्लर्क बनना है। तो ये एक माइंड सेट है कंट्री का। इस फिनलैंड में टीचर नंबर 1 है, ऐसा नहीं है, सैलरी तो है हाईएस्ट उनकी, लेकिन वहां जो इंजीनियर और डॉक्टर है, मैं चूंकि 5 डेज मैं फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम का अध्ययन करने ही गया था, मैंने 5 कंट्रीज इसीलिए विजिट किए थे, उन पर बुक लिखी गई, रिसर्च किया हम लोगों ने, हमारी टीम हम भी लीड कर रहे थे जाते, उसमें एक फिनलैंड भी था, एक जर्मनी था। हम साउथ कोरिया नहीं जा पाए जो वोकेशनल में टॉप पे है, बट जर्मनी है, जर्मनी में 55% बच्चे स्कूलिंग के बाद वोकेशनल में चले जाते हैं। फिनलैंड तो है ही है नंबर 1, जहाँ की लर्निंग और बाकी तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। फिर हम सिंगापुर विजिट किए, जो पीसा में नंबर 1 था उसमें, वहां गए थे। यूके विजिट किए, जहाँ का अपना तरीका है। एंड दुबई की विजिट की, जहाँ KSDA सिस्टम है, जहाँ पूरा असेसमेंट का तरीका है बिल्कुल अलग है, जबरदस्त, बहुत तेज चेंज कर रहे हैं। दुबई के KSDA जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है, हमारे देश का एक भी स्कूल उस पर खड़ा नहीं उतर सकता, एक भी नहीं उतर सकता। और वहां के किंग ने ये टारगेट लिया कि नेक्स्ट 10 ईयर में दुबई को वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन हब बनाना है, और दुनिया के हर कंट्री को ऑफर दिया, आओ और स्कूल खोलो, अपना बोर्ड ले आओ। 150 बोर्ड्स हैं, अपना बोर्ड ले आओ। सिंगापुर में 157-158 बोर्ड्स हैं, आओ अपना स्कूल खोलो, बोर्ड अपना ले आओ, लेकिन KSDA को फॉलो करना पड़ेगा। KSDA वहां की असेसमेंट एजेंसी है, नॉलेज ह्यूमन डेवलपमेंट करके है, जो करती है, जो इंस्पेक्ट करती है, जो लर्निंग प्रोसेस, आउटकम सब कुछ देखती है। तो मैं सीधे आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं कि सबसे पहले तो ये कि नॉलेज हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, ये हुई, ये एक चैलेंज है हमारे यहाँ। दूसरा, टीचर ने पढ़ाया, वो चेक कैसे करे, आउटकम कैसे चेक करे कि लर्निंग पूरी हुई। तो अगर वो पेडागोजी को फॉलो करेगी तो लर्निंग आउटकम निकलेगा। पेडागोजी यही है जो मैंने फॉलो, अगर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी पे जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग होगा। अगर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी को नहीं, भैया